Hello friends, this is Dr. Miraj and we are now going to discuss regarding steps in nursing audit. So last क्लास में आपको पता है कि हमने नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और हमने बेसिकली नर्सिंग ऑडिट के पर्सपेक्टिव से उसको समझने की कोशिश की। आज की इस क्लास में हम स्टेप्स की बात करेंगे which is your means last part of this nursing administration और उसके practical implications को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। So as far as audit is concerned, मैंने आपको जैसे बताया था last class में भी, so we identify a particular set of problem, okay, and then we set a certain criteria, जैसे मैंने आपको smart indicators के बारे में बताया था। फिर हम audit करना शुरू करते हैं, हम barriers को identify करते हैं, उसके हिसाब से हम रिकमेंडेशंस या फिर हम उसमें चेंजेस लाते हैं एंड अगेन वी डू अ री ऑडिट एंड अगेन द होल साइकिल इज बीइंग again done. So as far as the 6 stages of nursing audit is concerned, so number 1 is preparing for the audit. We have to first prepare, okay, whether we want to do an audit or not, क्योंकि that is very very important, okay, कि हमें देखिए, don't do anything just for the sake of doing it. We should be very clear what is our research problem, हम इसको क्यों कर रहे हैं, उससे हमें अचीव क्या होने वाला है, उसको हमने मेजर किस कंटेक्स्ट में करना है, कौन से मेथड्स हमको यूज करने हैं, किस तरीके का हम एनवायरनमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं. सो इट इज ऑल रिगार्डिंग दीज एस्पेक्ट्स. सो स्टेज 1, सो यू कैन सी ऑन द स्लाइड, स्टेज 1 टू स्टेज 6. स्टेज 1 इज यू प्रिपेयरिंग फॉर द ऑडिट. जब हमने एक बार सोच लिया कि ओके हमें ऑडिट कराना है, तो हम उसके लिए क्राइटेरियाज सिलेक्ट करेंगे, ओके, बिकॉज उसके अंदर कुछ इंक्लूजन क्राइटेरिया होंगे, कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होंगे, एंड देन वी ट्राई टू मेजर द परफॉर्मेंस. तो measuring the performance, which is the stage 3, is basically based on the tangible goals. ठीक है ना, कि टेंजिबल टूल्स कि जिसको हम मेजर कर सकें. ठीक है ना, कई टाइम होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव वेरिएबल्स होते हैं. अब सब्जेक्टिव वेरिएबल्स को भी आप ऑब्जेक्टिव, उसमें अंदर भी ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी है. कि आप सपोज आप किसी की नॉलेज मेजर करना चाहते हैं, आप किसी के एटीट्यूड मेजर करना चाहते हैं. अब नॉलेज और एटीट्यूड इज बेसिकली सब्जेक्टिव फिनोमेना, ओके. सो वहां पे हम किस तरीके के टूल्स का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द नॉलेज एंड द एटीट्यूड. सो इट्स वेरी, जहां तक ऑब्जेक्टिविटी की बात रही, एज टर्म्स ऑफ जहां पे ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ आप जैसे कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव फिनोमेना. बट इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप टाइम मोशन स्टडी करते हैं कि हम कितनी जल्दी, हम हाउ इफेक्टिव इज द सर्विसेज, तो आप उसमें टाइम पीरियड आप उसके अंदर मेजर कर सकते हैं, जो और कितनी एफिशिएंट है वो सर्विसेज. तो वन इज इफेक्टिव एंड अदर वन इज एफिशिएंट. तो इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंट कितनी है सर्विसेज, तो उसके लिए आपको उसकी क्वालिटी वगैरह मेजर करना पड़ेगा और उसके लिए अप्रोप्रिएट टूल्स होने चाहिए. एंड देन बेस्ड ऑन दिस यू मेक सर्टेन इंप्रूवमेंट्स, यू सस्टेन दोज इंप्रूवमेंट्स एंड देन यू डू अ री-ऑडिट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज सिलेक्टिंग अ टॉपिक. अब देखिए, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ये बहुत जरूरी है कि आप उसमें संशोधन किस चीज में लाना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू रेक्टिफाई. एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बता रहा हूं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, ये जो मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल फेस करता है, वो है एट्रिशन रेट. एट्रिशन रेट अमंग द हॉस्पिटल, स्पेशली अमंग नर्सेज, इज वेरी वेरी हाई. क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत जल्दी लोग नौकरी छोड़ते हैं और बहुत जल्दी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं. अब मान लीजिए किसी को अगर 4,000 का इंक्रीमेंट मिला है और वहां पे जो एनवायरनमेंट है वैसा नहीं है, तो बहुत जल्दी लोग नौकरी छोड़ेंगे. बट अगर सैलरी पैकेजेस बहुत, अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड सैलरीज अगर 14 या 16,000 दी जा रही हैं, and in any other hospital you get nearly 28,000, just double, so you will definitely leave it. So at the end of the day, all the developing countries जहां पे brain drain syndrome, या इंडिया में भी आपने देखा है कि नर्स की बहुत शॉर्टेज है, इवन यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट में नर्सेस की बहुत शॉर्टेज है. तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि नर्स बेसिकली छोड़ क्यों रही है नौकरी. Is it whether they are leaving because of the poor service conditions in their own country? Is it because of the salaries, that is the poor salaries? It is because of inadequate educational opportunities? Is it because of lack of recognition? तो कौन से कारण है जिसकी वजह से वो नौकरी छोड़ रही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए मान लीजिए आप ये समझना चाहते हैं, आपके हॉस्पिटल के अंदर ये प्रॉब्लम है कि नर्सेज बार बार हर महीने
तेजी के साथ तो हर बार फिर दोबारा से उनको लाना, उनको रिक्रूट करना, उनसे उनको उनको उस मेथोडोलॉजी में डालना, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट या अपने कल्चर के हिसाब से उनको ढालना, और फिर जब आपने एक बार टाइम, मनी, एफर्ट की इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस टाइम पे वो नौकरी छोड़ के चली जाती है, तो इट बिकम्स अ रेगुलर प्रॉब्लम फॉर द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि आपके हॉस्पिटल को वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द पुअर रेम्यूनरेशन, और इज इट बिकॉज ऑफ द पुअर वर्किंग कंडीशन, और बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, और बिकॉज ऑफ एनी सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स। सो वन नीड्स टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दीज टुगेदर। तो इसलिए हमने कहा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि आप बेसिकली ऑडिट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर नहीं, अगर देखिए आपको कलकत्ता जाना है तो आप बॉम्बे का टिकट नहीं लेंगे ना, आप बेसिकली फिर अगर आपको कलकत्ता जाना है तो आप कलकत्ता का ही टिकट लेंगे। उसी तरीके से जब तक आपके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं होगी कि आपका ओवरऑल उस चीज को करके आपका पर्पस क्या सॉल्व हो रहा है, तब तक उसको करना बेकार है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने एक बार सोच लिया, देन यू हैव टू प्लान द ऑडिट। अब उसको प्लान करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट इन्वॉल्व ऑल द पीपल। आपके स्टेक होल्डर्स कौन है? सिर्फ क्या ये नर्सेस की बात है, या आप उस सिस्टम और प्रोसेस में आपके कोई डॉक्टर्स हैं, आपका सपोर्ट स्टाफ है, आपके मैनेजर्स हैं, आपका सीईओ इन्वॉल्व है, आपका सीईओ इन्वॉल्व है, आपका ओनर इन्वॉल्व है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में कोई और बॉडी इन्वॉल्व है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर पर्सपेक्टिव, देन यू हैव टू फिक्स द टाइम, है ना, कि ऐसा नहीं है कि वो चली जा रही है, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो प्लान द रिसोर्सेज, बिकॉज ऑडिट करने के लिए इट एक्चुअली इनकर्स सम कॉस्ट, it incurs certain resources. Time is also a resource, है ना, money is also an important resource, infrastructure is also, so you have to it incurs lot of resources, and then you have to be very clear that ऐसा नहीं हो कि भाई आपने घर बनाना शुरू किया विदाउट प्लानिंग और सडनली मिस्त्री चला गया एंड देन यू आर, क्योंकि आपका तब टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग विल गो वेस्ट। Similarly, what is the access that you have for the evidences or that data? अब आप जिस प्राइमरी डेटा सोर्स या सेकेंडरी डेटा सोर्स जिस पे भी आप केंद्रित होंगे, या आप क्वेश्चनर लेके नर्सेस को देंगे, उनके सुपरवाइजर्स को देंगे, उनके जूनियर्स को देंगे, या फिर आप कौन सा मतलब ना व्हाट इंडिकेटर या कौन सा मेथोडोलॉजी का आप यूज करेंगे फॉर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। That's why the method or the design of the research design is very very important. Before this you have to do a pilot study, and then you have to basically report for action, and then you have to re-audit, which I have already told you. So before going for anything you have to develop certain criteria. So that criteria is, you know, what is the patient population, okay, if you are working on the patient or on the nurses. Then similarly, like I said, what is the time frame. मैंने आपको ये भी बताया कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देन उसके अंदर बेसिकली कौन कौन से आउटकम क्राइटेरियाज आपने लिए हुए हैं, आपके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, टूल क्या यूज होता है, एंड यू हैव टू ऑलरेडी कि इट इज बेसिकली टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम, ओके, इट्स नॉट अ टूल। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। उस जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, उस डेटा की ओरिएंटेशन किस तरीके से है, उसको आप एनालाइज कैसे करते हैं। नर्सिंग पर्सनल से जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको एक ऑर्गेनोग्राम बनाना चाहिए कि आपका सुपरिटेंडेंट कौन है, आपका डिप्टी मेडिकल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कौन है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि उसके आपके हॉस्पिटल्स के अंदर जो पे बैंड्स हैं वो किस तरीके से किए गए हैं, ठीक है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल के एट्रिशन रेट में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं है। एंड सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके लिए क्वालिफिकेशंस या क्राइटेरियाज क्या सेट हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज का यहाँ पे कमी है। सो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके यहाँ पे तो आप अलग अलग लेवल पे, जैसे चीफ नर्सिंग ऑफिसर से आप अपने उससे आप रिकॉर्ड करेंगे, आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से, सुपरवाइजरी लेवल से, नर्सिंग सिस्टर से, स्टाफ नर्सेस। सो लाइक दिस यू हैव टू कलेक्ट ऑल द डेटा एंड देन यू हैव टू मेजर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस जो बेसिकली आपका होना चाहिए वो आपका एसेंशियल डेटा आपका कंप्लीट हो, उसके बाद में आप एडिक्वेट डेटा आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और वो ऐसा नहीं हो कि वो बेसिकली आप उसको वो करते हैं, है ना, उसको आपका कंप्लीट नहीं है तो
तो बेसिकली उसको आप स्टोर करो, उसको आप देखो कि वो डेटा किस तरीके से है, वो कहीं पे मिसमैचिंग तो नहीं है, वो वाकई में अपनी चीजों को मेजर प्रॉपर्ली कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसके लिए जैसे मैंने कहा कि आप जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो सर्वे हैं, क्वेश्चनियर्स हैं, इंटरव्यू मेथड्स हैं, प्रोस्पेक्टिव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप किस तरीके से सारी की सारी ये एग्जांपल्स मैंने आपको देके समझाया। So उसके बाद में when you have already evaluated certain things, then you have to sustain, then you have to recommend certain ways that you can change this thing। जैसे attrition rate में अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उनके करियर के ऊपर अगर काम नहीं हो रहा है, तो आप एचआर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसके हिसाब से उनके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए सर्टेन गोल्स बना सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो यू कैन रीइंफोर्स दोज techniques, you can see what type of amendments it is going to bring in the organizational process। उससे क्या वाकई में आपको attrition को रोकने में मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही, आपकी लीडरशिप कैसी है। अब लोगों की सपोज नर्सिंग में कंप्लेंट ये कर देते हैं कि हमारा लीडरशिप मॉडल अच्छा नहीं, हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट अच्छी नहीं है, वो बहुत ऑटोक्रेटिक है, वो बहुत तानाशाह है ना, उसके डर की वजह से लोग काम करते हैं, छोड़ देते हैं। सो यू हैव टू कन्वर्ट देम थिंग इनटू अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप मॉडल, जहां पे वर्क और रिलेशनशिप में 9 out of 9 मतलब आउट ऑफ 9 मॉडल उसमें फॉलो हो, ताकि वर्क और रिलेशनशिप दोनों ही बहुत अच्छा चले, एनवायरमेंट इस तरीके का हो। सो एंड देन यू हैव टू रीऑडिट ऑल दीज थिंग्स, कि रीऑडिट में आपको अगेन वो एविडेंसेस को रिव्यू करना पड़ेगा। यू हैव टू सी कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है, जो आपने मेथड नया यूज किया है, आपने रीऑडिट के लिए क्यों आपने डिसाइड किया, आपकी पायलटिंग प्रॉपरली हुई कि नहीं हुई, कोई आप एडवर्स इंसिडेंसेस यू आर एबल टू विजुअलाइज की ऐसा करने की वजह से कुछ और तो नहीं हो गया। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रीऑडिट्स। सो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज द एडवांटेज इन दिस स्लाइड। व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। देखिए, in terms of nursing audits it can be used as a method for the measurement in all areas of nursing। तो इस मेथड को आप हर एक जगह पे नर्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था, ये आप आउटकम्स के लिए यूज कर सकते हैं, ये आप प्रोसेसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ये आप स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली दिस द स्कोरिंग इज अ फेयरली सिंपल, ये आपको रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसके रिजल्ट को इजीली आप समझ सकते हैं, काफी एक्यूरेट होता है, बहुत यूजफुल होता है और हॉस्पिटल्स में यूज करता है। बट इन टर्म्स ऑफ दिस हैज गॉट सर्टेन डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसके लिए आपको एक ट्रेन्ड ऑडिटर्स की एक टीम चाहिए होती है, इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें अप्रेजिंग की बहुत जरूरत होती है, इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होती है, इट रीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास में होना चाहिए, एंड इट नॉट ओनली इवैल्यूएट्स योर रिकॉर्ड कीपिंग बट आल्सो लीड्स टू बट नॉट नर्सिंग केयर। तो ये नर्सिंग केयर को पर्टिकुलरली ये आपके सिस्टम और प्रोसेसेस को वो करते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज सो जस्ट आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि डिमांड और सप्लाई के पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने आपको एक एट्रिशन की प्रॉब्लम के बारे में बताया, सिमिलरली डिमांड और सप्लाई के पर्सपेक्टिव से अगर एडमिशंस आपके हॉस्पिटल में कितने आ रहे हैं और आपके डिस्चार्जेस या बेड कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, तो उसके बीच में अगर एक मिसमैच है तो इट कैन बी स्टडीड फ्रॉम अ नर्सिंग पर्सपेक्टिव। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी में अब आपके एडमिशन जितने हॉस्पिटल में हो रहे हैं, तो उसका आप एक बाइफर्केशन कर सकते हैं कि एक्सीडेंट्स या इमरजेंसी डिपार्टमेंट या प्राइमरी केयर में हर एक डिपार्टमेंट की बाइफर्केशन क्या है, पेशेंट्स की उसमें कंडीशन क्या होती है, पेशेंट की प्रायोरिटी क्या होती है, उसके बाद में क्लिनिकल जो एडमिशंस होते हैं वो कैसे हैं, ट्रांसफर्स कैसे हो रहे हैं, इलेक्टिव एडमिशंस कैसे हो रहे हैं। जब आप डिस्चार्जेस की बात करते हैं तो आप बेसिकली डिस्चार्जेस आज कितने डिस्चार्ज हुए, मंथ में कितने हो रहे हैं, वीक में कितने हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड डिस्चार्ज कितने हैं, डेथ्स कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, है ना, और बेड्स की अवेलेबिलिटी, टाइप्स ऑफ बेड्स कैसे हैं, डिपार्टमेंट वाइज बेड्स कैसे हैं, आउटलायर्स क्या है, स्टाफिंग का पैटर्न क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो इस सारे पर्सपेक्टिव को आपको ओवरऑल इवैल्यूएट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। So I hope you have been able to understand the concepts of nursing administration very well. I hope you like this lecture, and in case you have any questions, do feel free to contact us. Thank you so much.